रिज्यूम कर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेटा हाइब्रिड वाइगर की। हाइब्रिड का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो अपने प्रोजेनी, अपने पेरेंट्स से ज्यादा एडवांस। ठीक है, तो सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर दियर पेरेंट्स, दैट इज नोन एज द हाइब्रिड वाइगर। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड over their parents, over their parents, this is called the hybrid wife। ठीक है, अब एक चीज होती है कि ये जो हाइब्रिड वाइगर है, इस हाइब्रिड वाइगर को हम हेटेरोसिस भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो वाइगरस एक्टिविटी है या इसकी जो सुपेरियरिटी है ये परमानेंट नहीं होती। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करने की वजह से, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करने की वजह से इनके अंदर का जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाता है बेटा, वो लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें है कि हाइब्रिड वाइगर के बारे में मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सुपीरियरिटी, ये लिखा हुआ ना, आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर दियर पेरेंट्स। ठीक है, और एक एक चीज और बता दें, एक पॉइंट लिखिएगा, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज नॉट परमानेंट, ये कभी परमानेंट नहीं होता है। आपको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है। जब मैं लाइव स्टॉक वगैरह पढ़ाऊंगा, इस स्ट्रेटेजी की इनहेंसमेंट पढ़ाऊंगा, तो उसमें सारी चीजें और क्लियर करूंगा किस करके। तो इट इज नॉट परमानेंट, और इस पॉइंट में और एक चीज मेंशन करेंगे हम कि इट में डिक्रीज, इट में डिक्रीज, ये क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है बाई इनब्रीडिंग। देखिए, इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आपस में शादी करना। आपस में शादी का मतलब जो क्लोजली रिलेटेड हैं, मेंबर्स हैं आपस में, सिबलिंग्स में, जैसे सिबलिंग्स को छोड़, जैसे कजिन्स हैं, कजिन्स वगैरह में जो शादियां वादियां होती है, वो क्या होता है, इनब्रीडिंग कहलाता है। और जानवरों में क्या होता है कि जब कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करवाते हैं, इनब्रीडिंग मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 की आबादी है, इन 10 में से एक सबसे अच्छी नस्ल की क्या काऊ है, सबसे अच्छी एलिट क्लास की, एक सबसे एलिट क्लास का क्या है, बुल है। तो इसको हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। अब हमने क्या किया, इसी को कंटिन्यूअसली क्या किया, रिप्रोड्यूस करवाना शुरू किया, और इसी से क्या हुई, प्रोजेनी हुई, एक हुई, फिर दो हुई, फिर तीन हुई, फिर चार हुई। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पेरेंट्स वाले थे, ये जो पेरेंट वाइगर है ना, ये पेरेंट है, पेरेंट होगा धीरे धीरे कमजोर, और फिर नई प्रोजेनी बनाने के काबिल में ये नहीं रहेगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, जिसको ऐसे समझिए। तो मैंने क्या बताया कि इट मे बी डिक्रीज बाय द इनब्रीडिंग। ठीक है, इट मे बी डिक्रीज बाय द इनब्रीडिंग। तो अब जैसे प्लांट्स के अंदर जो इनब्रीडिंग होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिखिएगा, ये तो इनब्रीडिंग हो गया, आगे देखिए, यूजेनिक्स क्या होता है, जानते हैं इसके बारे में, बोलो, यूजेनिक्स क्या होता है, हाँ सर। बताओ। सर ह्यूमन बीइंग्स में इम्प्रूवमेंट लाना बाय यूजिंग इनहेरिटेंस का कुछ यूज करके, उसमें ह्यूमन बीइंग्स में एग्जैक्टली, इम्प्रूवमेंट लाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही बात होती है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस चीज को याद रखना, काफी अच्छा कहा तुमने कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, improvement of human being by using the principle of inheritance, by using the
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या कहा गया मालूम? इसमें कहा गया कि जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग जज हैं, मीन्स जो सोसाइटी में जो एलिट क्लास के लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, उनको एक नहीं, एक से ज्यादा शादी करनी चाहिए, और ऐसी फीमेल से करनी चाहिए जो अपने जो है फैमिली में या अपने घराने में, अपने खानदान में जो सबसे एलिट क्लास की, और ऐसे शख्स को एक नहीं, दो नहीं, करीब तीन तीन चार चार शादियां करनी चाहिए, ताकि समाज में जो बच्चे आए, जो प्रोजेनी आए, वो सब एलिट क्लास की हो, एरर उसके अंदर ना हो, किसी भी चीज की किस्म की डिसेबिलिटी ना हो। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इस चीज को कहता है। लेकिन आप ये बताइए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, जो हमारा कानून है, क्या उसके अकॉर्डिंगली है ये? नहीं सर। अगर ऐसा देखा जाएगा तो भाई हम तो यही समझेंगे ना कि जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा फिजिकली डिसेबल्ड हैं लेकिन मेंटली तौर पर बड़े अच्छे हैं, वो तो शादी ही नहीं कर सकते, है ना? तो इस चीज को हटा दिया। और एक और टेक्निक आई थी जिसको कहा गया कि यूफेनिक। सर इसमें इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करके ह्यूमन बींग्स में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। नहीं, इन्वायरमेंट को नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर। इन्वायरमेंट को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मेन चीज होगी वो होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके, दूसरी मेडिकल टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम ह्यूमन बींग्स को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। हम लिख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग, इम्प्रूवमेंट ऑफ human beings, improvement of human beings by the use of genetic engineering, by the use of genetic engineering और मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग तो यहाँ पर दिख रही है तुमको, ये इंजीनियरिंग दिख रही है ना, जेनेटिक मतलब जीन लेवल पर जो इंजीनियरिंग, मतलब ये है कि जीन को हम बदल दें, जीन अगर खराब है तो जीन को हम सही कर दें। जैसे एमनियो सिंथेसिस में मैंने क्या बोला था कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसका हम पता लगाते हैं। तो अगर हमने पता लगा लिया कि बच्चा माँ के पेट में है और अभी उसको ये बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है, तो हम क्या करेंगे कि उसको उसी टाइम पर हम ट्रीट कर। तो ये पॉसिबल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ठीक, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में भी इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा यूज। चल, एक पॉइंट और तो थोड़े से नोट करना जल्दी। डन सर। चलिए, हेरिडिटी एंड इट्स ट्रांसमिशन। आज हम लोग बात करेंगे अब अपने जेनेटिक्स वाले मेन मुद्दे पर आए। क्या कहा हमने? हेरिडिटी एंड इट्स ट्रांसमिशन।
ठीक है, 3 टाइप का होता है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। एक होता है प्री मेंडलिज्म, एक होता है मेंडलिज्म, और एक होता है पोस्ट मेंडलिज्म। ठीक है, तो पहला लिख लीजिएगा इसमें। पहला इसमें है आपका प्री मेंडलिज्म, इसको प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। प्री मेंडलिज्म जो कि आपका लॉन्गेस्ट माना जाता है, बड़ी लंबे समय तक ये चला था। इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मिक्स्ड और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ मिक्स्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये ब्लेंड से आप लोग कंफ्यूज मत होना। मिक्सर में क्या करते हो, ब्लेंड करते हो मसालों को। ठीक है, जूस को बनाने के लिए क्या करते हो आप, ये मैंगो लिया, मैंगो के साथ चीनी डाला, रूअफ़ज़ा डाला, इसको ब्लेंड कर दिया। कहते नहीं, ये आम भाषा है। यस बोले बेटा इसको थोड़ा ब्लेंड करके ले आओ। और जिसको ब्लेंड नहीं पता वो ये सीधी सीधी बात ये बोले इसको थोड़ा सा मिक्सर में चला के ले आओ। कुल मिला के मतलब वही निकलेगा। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इन मिक्स जेनेटिक्स। इसके बाद जो अगला इसके अंदर आता है वो होता है आपका मेंडलिज्म। फिर तीसरी बात आती है कौन सी, पोस्ट मेंडलिज्म। और ये जो पोस्ट मेंडलिज्म है, पोस्ट मेंडलिज्म ही आपका मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाता है। ये आपका मॉडर्न जेनेटिक्स। ये आपका मॉडर्न जेनेटिक्स है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात हम करेंगे थ्योरी ऑफ मिक्स्ड और ब्लेंडिंग जेनेटिक्स। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ स्लाइड्स आपको दिखाना चाहता हूँ, आप उसको देख लीजिए। जैसे ये मेंडलिज्म वाली बात है, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, क्या क्या अभी हमको पढ़ना है। ये आप देखिए, इसको हमें क्या क्या अभी पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन टू द जेनेटिक्स यहाँ पर दिखाया गया है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। और फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, ये सारी बात आपको क्लास 11 में मैंने समझाई। फिर आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो मेंडल अंकल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनके काम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनका काम क्या था, कितना बड़ा माइलस्टोन इन्होंने क्रिएट किया। आज इन्होंने पूरे ह्यूमन की पूरी लाइफ इन्होंने चेंज कर दी इन्हीं जेनेटिक्स के बेस पर, है ना। तो यस सर heredity was regarded as a blending process and the offspring were essentially a dilution of the distinct parental characters। क्या कहा ये कि एक बच्चा है, क्या कहा इन्होंने कहा कि एक बच्चा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है श्वेता। उसका नाम क्या है, श्वेता। श्वेता जो है ये एक मिक्सचर है, किसका, अपने पापा का और अपनी माँ का। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या पैदा हुई, श्वेता पैदा हुई, है ना। श्वेता कोई भी लड़की हो सकती है। तो इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो इसी क्या था, ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग किसका हुआ, पिताजी के कैरेक्टर का और माता जी के कैरेक्टर का मिक्सचर हुआ, ब्लेंडिंग हुई। तो इसका रूप क्या है, इसका रूप है श्वेता, है ना। इट इज अ डायल्यूशन ऑफ डिफरेंट पेरेंटल कैरेक्टर्स। श्वेता की आंख उसके पापा के जैसी दिखाई पड़ती है। ठीक है, श्वेता के बाल मम्मा के जैसे हैं। श्वेता की वॉइस बिल्कुल उसकी माँ की जैसी, क्योंकि श्वेता चलती अपने पापा की तरह है। श्वेता के अंदर गुस्सा उसकी माँ की तरह है। ठीक है, केयरिंग नेचर उसके पापा की तरह है। ये जो भी कैरेक्टर्स आप देख रहे हो, कुछ पापा का कैरेक्टर, कुछ माँ का कैरेक्टर, ये क्या एक्चुअल मतलब क्या होता है, इट्स ब्लेंडिंग ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर विच अपीयर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग।
जैसे हमको कोई देखता है इस पर, तुमको देख लिया तो ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे पापा को देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही चश्मा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अपने पापा की उम्र को पहुंचूंगा तो मैं अपने पापा की जरूरत कॉपी हो जाऊँ। एक हिसाब से देखा जाए एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है, ठीक है ना। अभी सुहानी को देखता होगा, सुहानी की नानी अगर सुहानी को देखती होंगी, बिल्कुल तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी, बिल्कुल। हालांकि सुहानी अपने पापा पे गई है, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना सुहानी, पापा की जैसी होती है। हाँ, आज इनके पापा का बर्थडे है, मैंने वहीं पर इनके पापा की तस्वीर देखी थी। सुहानी बिल्कुल अपने पापा की जैसी। वो होता है ना जैसे कच्चा मैंगो वाला जेरॉक्स निकलता है, बिल्कुल एक जेरॉक्स कॉपी है अपने पापा की। और ऐसी बच्चियां वाकई बड़ी खुश होती है जो अपने पापा के ऊपर जाती है, रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है। तो कुछ हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स की, या थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इसको आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे हमारे साथ कि ये जो हमारा थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, चीजों को आपकी एनसीईआरटी के बातों को समझने के लिए थोड़ा सा दायरा आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली आप समझिए। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में मैंने बताया ये पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं, पिताजी और माता जी के बीच में ये मीटिंग हुई तो क्या आया बेटा, ऑफस्प्रिंग आया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कैरेक्टर्स गेट मिक्स्ड, कैरेक्टर गेट मिक्स्ड इन ऑफस्प्रिंग, इन ऑफस्प्रिंग। और जो कैरेक्टर मिक्स होंगे तो वो ना तो पूरी तरीके से माँ के जैसे होंगे और ना ही पूरी तरीके से पिताजी के जैसे। तो उनका जो फॉर्म होगा उस फॉर्म को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फॉर्म। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म। लेकिन ये जो थ्योरी थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया, किसके बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बेसिस पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जो हाइब्रिड वाइगर आए थे वो ज्यादा एडवांस होते थे। और यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया इट इज इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हमारे पास है, ये ना तो माता जी से ज्यादा सुपीरियर है और ना ये पिताजी से ज्यादा सुपीरियर है, बल्कि इन दोनों का जो कैरेक्टर है इसका एक इंटरमीडिएट फॉर्म है ये। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ये कहता है, बट ये क्या था, इट वाज रिजेक्टेड मेनली बाय द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा, it was rejected, it was rejected, it was rejected by, rejected mainly by, rejected mainly by hybridization experiment, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कैरेक्टर को रिजेक्ट किया, लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं दे पाए कि इनहेरिटेंस की वजह क्या है, रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये बाद में रिजेक्ट साबित भी हो गई, लेकिन जो पहले के साइंटिस्ट थे जिन्होंने गलत कहा था कि हाँ ये गलत है, जैसे मान लीजिए कि सलोनी कोई बात कह रही है और सलोनी को जो है दीप्ति ने कह दिया नहीं नहीं तुम गलत कह रही है, लेकिन दीप्ति ये साबित नहीं कर पा रही कि हाँ ये गलत है तो क्यों गलत है, और सलोनी ये जानती है कि हाँ ये मेरी बात अब ये गलत साबित होगी क्योंकि हाँ इसमें गलती है, लेकिन वो बात दीप्ति नहीं ढूंढ पा रही कि गलती क्यों है, बट उसको पता है कि हाँ गलती है, हाँ वो गलत है। ठीक है,
मैं कह रहा हूँ तुम गलत हो, तुम कह रहे हो हम कैसे गलत हैं, मुझे नहीं पता यार, बस तुम गलत, ठीक है, मुझे नहीं पता लेकिन हाँ तुम गलत। ये सिंपल सी बात है, इस चीज को ऐसे समझना होगा। चलिए, तो कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कॉल रियूटर थे, गॉस थे, डी ग्राफ थे और नाइट थे। इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बताया इस बेस पर कि ये जो थ्योरी आई थी, ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत है। बट दे जस्ट रिजेक्टेड, उन्होंने सिर्फ रिजेक्ट कर दिया, बट दे डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन टू प्रूव दैट द थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस आर नॉट ट्रू, आर टोटली डिस्कार्डेड। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, डालिए आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स, भाई साहब कौन थे? भाई साहब थे, भाई साहब क्या नाम है, अंकल कहिए, ज्यादा अच्छा है, हमसे काफी बड़े हैं, हमारे अब्बा से भी बड़े थे। ग्रेगर, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, पहले के जो साइंटिस्ट रहते थे, एक्चुअली वो साइंटिस्ट नहीं रहते थे, वो रहते थे फिलोसफर, उनको सारी फील्ड के बारे में जानकारी होती। जैसे लियोनार्डो डा विंची को देखो, पेंटर भी थे, ठीक है, फिलोसफर भी थे, स्कल्पचर भी था। हाँ, सब कुछ उनके अंदर यस सर। सारी क्वालिटी। पहले जो बच्चे पैदा होते थे, जो उनका कोई नहीं होता था, माँ बाप नहीं होते थे, जो बच्चे अनाथ होते थे, तो वो अपने नाम के आगे, उनके नाम के आगे वो जिस जगह से संबंध रखते तो संबंध को उस जगह का नाम रख दिया जाता। जैसे दा विंची, ठीक है, विंची एक जगह है, तो उनका नाम रख गया लियोनार्डो दा विंची। तो विंची जो सरनेम देखते हो ना, वो सरनेम कोई ऐसा नहीं है कि शुक्ला और मिश्रा और ये जो सिंह वो कोई सरनेम है, सरनेम नहीं है, बल्कि वो एक जगह का नाम है। जिस नॉलेज की बात रखी। मेंडल, मेंटल कभी मत करना, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। भैया 22 जुलाई सन 1882 को ये पैदा। बड़ी कहानियां इनकी अलग अलग है, ठीक है, हर टीचर अपने हिसाब से कहानी सुनाता है। कोई ऑनलाइन टीचर आएगा, चिल्ला चिल्ला के बताएगा 22 जुलाई 1822 ईस्वी में मेंडल का जन्म हुआ, और ये एक दिन ऐसा था कि जिस दिन इन्होंने जो है पूरे पूरे जो है सब कुछ बदल करके रख दिया, क्योंकि ये जिन्होंने जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी के बेस पर सब कुछ बदलने वाला था। ऐसे बहुत सारे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे और आप बोलोगे यार क्या टीचर है यार, जमा दिया मजा, ठीक है, और मेरा बच्चा पार्टी ये फलाना क्या है ये। अच्छा, जो गधे बच्चे हैं उनको ये मजा भी आता है, कहते हैं थिएटर और सिनेमा हॉल में जाने से अच्छा है कि इंटरटेन कर लो, है ना। नार्निया पार्ट 2, नार्निया द क्रॉनिक ऑफ सब बैठ के कहानियां हैं इनकी। ग्रेगर जॉन मेंडल 22 जुलाई 1822 को ये पैदा हुए थे, इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। सन 1843 में, बताइए, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और यहाँ पर पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। 1843 में he joined अगस्तीनियन अगस्तीनियन मोनेस्ट्री, अगस्तीनियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रूम सोसाइटी। देखिए, उसी टाइम पर एक और भाई साहब थे हमारे, बड़े खतरनाक टाइप के, मालूम है कौन से थे? बोलो। डार्विन अंकल थे, डार्विन अंकल। उनकी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब आई थी, वो बड़ी तहलका मचा करके रखी हुई थी उस टाइम, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही किताब थी जो सब पूरे जो है वर्ल्ड के ऊपर जो है हावी थी, वो थी बाइबल।
उसके बाद जब डार्विन अंकल आए उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जो ईश्वर कह रहा है 6 दिन में ये बन गया वो बन गया वो बन गया पूरा ब्रह्मांड बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो दुनिया बनी है ये एक प्रोसेस के थ्रू बनी है और उस प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। और वो जो है HMS बीगल ले करके जब वो गैलापागो आइलैंड के ऊपर गए और आधा आधा जो है दुनिया घूमी, पूरी दुनिया घूमी, उनके बाद उन्होंने जो किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उससे बड़ी तहलका मच गई कि भाई ये क्या बात हो गई। और उस किताब की इतनी ज्यादा शोहरत हुई, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ वो किताब कि हमारे मेंडल साहब का जो ये एक्सपेरिमेंट था, इनकी जो बातें थी ये दब करके रह गई, ये पीछे हो गई, इनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इन्होंने जो काम किया इस काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया था 3 साइंटिस्टों ने, कि कौन कौन से थे, एरिक वॉन शिमार्क, ठीक है, ह्यूगो डिवरीज और कार्ल सोरेंस ने। ये इन तीनों साइंटिस्टों ने मिल करके मेंडल्स के नियम को फिर से देखा, कहा कि अरे ये तो वही सारी चीजें आ रही हैं, वही सारा कंक्लूजन आ रहा है जो हम लोगों ने किया है। अच्छा, ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर थे, कोई एक जगह पर नहीं थे कि भाई एक ही लैब में मिलकर के काम करना, सब अलग अलग जगह पे थे। तो तीनों ने अपना अपना काम का वो जो रिजल्ट देखा और रिजल्ट को मैच कराया, तो सबकी आपस में मिल तो रहे थे, लेकिन साथ साथ वो किससे मेल खा रहे थे, वो जो मेंडल मेंडल। ने वो डिस्कवरी की थी, वो जो एक्सपेरिमेंटल चीजें अपने जो उन्होंने कंक्लूड करके लिखा हुआ था उससे मिलता था सब। और मेंडल की खास बात ये थी कि मेंडल एक मैथमेटिशियन, मेंडल क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। और मैथमेटिशियन होने की वजह से उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड्स जो थे वो सब रिटर्न में लिख करके रखे थे, आज भी वो रिटर्न में लिखे हुए मौजूद हैं, रिटर्न में लिख करके रखे हुए थे, इसीलिए सारी चीजें आसानी से जो है हम लोगों ने उसके साथ मिला लिया। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो लियोनार्डो डा विंची था भाई, उसने भी अपने सारे रिकॉर्ड्स मैनुअली उन्होंने लिख करके रखे थे, इसीलिए उनके बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल पाती है। आजकल का दौर ये हो गया कि हम सारी चीज किस में रखते हैं, पेन ड्राइव में रखते हैं, गूगल ड्राइव पर रखते हैं, कहीं भी रखते हैं। मान लीजिए कि अगर वहां से वो चीजें डिलीट हो गई किसी तरह से, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहे कि हाँ हमने वो सारी चीजें लिखी भी थी। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर आप ऑनलाइन लिखते हो तो उसका ऑफलाइन प्रिंट निकाल करके रखें अपने पास, ताकि आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ हमने ये काम किया था। खैर, इन द ईयर ऑफ 1849, ये कुछ कहानियां, कुछ इतिहास है इनके बारे में, इतिहास से कुछ लेना देना है नहीं नीट के एग्जाम का, कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में चले गए। कहाँ गए, वो गए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ठीक है, वियना नाम की यूनिवर्सिटी में ये गए, वियना यूनिवर्सिटी में ये गए। किसके लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए, और उच्च शिक्षा को कहा जाता था ग्रेजुएशन। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा तो हर किसी जो है चुन्नी लाल जो है महाविद्यालय में हो जाती है, आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए और जो है हर साल जो है जाकर के वहाँ पर सुविधा शुल्क दीजिए, लिखिए और पास हो जाइए, तमाम कॉलेजेस में। आपको MBBS भी करना है तो उसका भी पैसा है, उसका भी हो जाता है, करोड़ों रुपए। आप लोगों ने FMC के बारे में सुना है, AFMC के बारे में सुना है, हाँ कितने सर बच्चों सुना है, लोग, हाँ कितने मैंने सर। बच्चों सुना ने है। AFMC के बारे में सुना है, दीप्ति जी आपने सर। सुना है, आपने सुना है AFMC के बारे में? हाँ सर, सुना तो था। सर वो जो पुणे में है। हाँ, होता, मतलब वो कॉलेज इतना बढ़िया है बेटा, मैं आपको बताऊं, कैमरा ऑन करो तो मैं तुमको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ AFMC के बारे में। सच बता रहे हैं कि आपके पिताजी की, आपकी माता जी का भाग्य समझ जाएगा, आपका तो समझ ही जाएगा। नीट का एग्जाम होता है ना, आप लोग नीट का एग्जाम दीजिए, रिकॉर्ड कर देता हूँ। In the year of 1865, एक जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, इसका नाम था एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, और 1866 में, ठीक है, जो आपका था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में इनके काम को पब्लिश किया गया था, ठीक है, इनके काम को पब्लिश किया गया था। कहाँ पर,
annual proceeding, not proceeding, annual proceeding of natural history सोसाइटी। इसमें इनका जो है जो पेपर वर्क था, जो टाइटल वर्क था, वो पब्लिश किया गया था। और जो टाइटल था इनका वर्क का, टाइटल ऑफ हिज वर्क, क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कब किया था मेंडल ने? 1866 में किया था। 34 साल के बाद मेंडल के कामों की रीडिस्कवरी हुई। ठीक है, 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी। 1884 में मेंडल की हो गई थी डेथ। ठीक है, किसके? किडनी डिसऑर्डर हुआ था, उनको किडनी डिसऑर्डर हुआ। पोस्ट जेनेटिक्स में क्या हुआ था? पोस्ट जेनेटिक्स में अभी तो ब्रीफ में चल रहा है हम लोग। पोस्ट जेनेटिक्स में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क। इन द ईयर ऑफ 1900, किस साल में? 1900 ईयर ये काम हुआ था। तो 3 साइंटिस्टों ने ये काम किया था, आपको मालूम है? मतलब मेंडल के मरने के 16 साल के बाद ये सारा काम। मेंडल 1884 में खत्म हुआ और 16 साल के बाद ये काम हुआ। लेकिन मेंडल ने काम अपना किस ईयर में पब्लिश किया था? 1866। 1865 टोटल जो है, जो बात थी कौन सी, जो हमने बताया था अभी, ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली बात। तो आप देखिए यहाँ पे पोस्ट जेनेटिक या रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल ने किसने किया था? जैसे ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कोरेंस और साइंटिस्ट थे एरिक वॉन शेरमैक। एरिक वॉन शेरमैक। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के कहा कि देखो ऐसा है, ये फालतू की बातें करना बंद करिए आप। हम जेनेटिक्स का पूरा श्रेय देते हैं मेंडल साहब। क्रेडिट ऑफ जेनेटिक्स जो है, इन्होंने किसको कहा? मेंडल को कहा। क्रेडिट ऑफ जेनेटिक्स इन्होंने जेनेटिक का पूरा क्रेडिट किसको दीजिए बेटा? मेंडल को। बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कुछ और काम की बात लिखिए जो कि नीट के एग्जाम से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लो, लिखिए इसको। काम की बात यह है कि ह्यूगो डे वेरीज republished the work of Mendel in Floral magazine, very good 1901. 1901 republished the work of Mendel in 1901। क्या हुआ था 1901 में हमारे इंडिया में? कुछ याद है तुमको? मुझे तो ना याद है।
अरे कुछ हुआ होगा। गांधी जी की गांधी जी इंडिया आए थे। गांधी जी इंडिया आए थे। गांधी जी की भी कहानी अलग है। बढ़िया आदमी थे गांधी जी, बट नो वन इज परफेक्ट, लेकिन थे बढ़िया। Republished the work of Mendel in the 1901 in Floral Journal. In Flora Journal. ठीक है। और एक जो साइंटिस्ट हमारे कौन से कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस जो थे, ये सारा श्रेय जाता है इनको। इन्होंने मेंडल के पोस्टुलेट से लॉज बनाए। मेंडल की इतनी भी हाइपोथेसिस थी, उससे इन्होंने क्या बनाया, लॉज बनाए। इस लॉ को हमने क्या बोला, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। कॉरेंस मेड लॉज फ्रॉम Mendel's work. Mendel's work. ठीक है। क्या क्या रीजंस थे मेंडल के काम को दबे रहने का? सर एक तो मैथमेटिशियन थे, तो बायोलॉजी के लोग उनको मानते नहीं थे। और सर देखो उन्होंने हमेशा फैक्टर्स के 36 का बारे आंकड़ा रहा है कि बायोलॉजी वाले मैथ्स वाले को नहीं समझते, मैथ्स वाले बायोलॉजी को नहीं समझते। और सर उस टाइम कम्युनिकेशन भी इजी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। और सर उन्होंने कंसेप्ट जीन का दिया था, तो वो भी लोगों ने नहीं माना था। उन्होंने कहा था ये डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। अच्छा, एक चीज और है कि मेंडल के पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। ठीक है, कि फैक्टर इज एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फैक्टर जो होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था इनके पास। तीसरी बात, वो अपने आप में भी कॉन्फिडेंट नहीं, उनके पास सब निकल तो आया, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थे। और तीसरी बात कि उस वक्त बुक कौन सी सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी, पॉपुलरिटी और चार्ल्स डार्विन। तो ये सारी बातें आप लोग लिख करके आप लोग अभी अभी अपने अपने ग्रुप में सेंड करेंगे कि मेंडल के फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, और मेंडल ने कौन, मतलब जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उस पी प्लांट की खासियत क्या थी, आखिर मेंडल ने उसको ही क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं चुना। ठीक है। सर उसके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्ट है।